देखिए पीछे का थोड़ा सा बैकअप लेंगे, हम लोग कर क्या रहे हैं उस पर काम कर लेते हैं एक बार। देखिए इसमें क्या था, हम लोग मेन हम लोग के पास एक अप्रोच आया था, दैट इज द प्लांट। आराम से देखिएगा, प्लांट को जब हम जानना चाहे तो हमको लगा कि सबसे पहले हम अपना काम शुरू करते कहाँ से, रूट से। और रूट से कहाँ जाएंगे, सूट तक। यही कंसेप्ट था ना। बोला अगर रूट से सूट जाएंगे तो इस बीच में पहले हम लोग के पास क्या क्या अप्रोच आया। तो जब हम लोग काम कर रहे थे तो एक बात का पता चला था कि एक परमानेंट टिश्यू हम लोग पढ़ चुके थे, जाइलम और फ्लोएम। पढ़े थे कि नहीं, जाइलम और फ्लोएम। और ये दोनों परमानेंट टिश्यू के थ्रू हम लोग जो है ना वेस्कुलर बंडल के बारे में भी पढ़े थे। यानी इसका मतलब ये दोनों काम हम लोग का हो चुका है, यानी सूट का काम ये कर चुके हैं। फिर दूसरा एक हम लोग के पास आया था जो बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन था, दैट इज द प्लांट हार्मोन। और प्लांट हार्मोन में हम लोग कुछ हार्मोन के बारे में पढ़े, जैसे जिब्रेलिन, ऑक्जिन्स, ठीक है, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड। ये सब पढ़े किस में, प्लांट हार्मोन में। यानी इसके पहले भी हम लोग को अप्रोच मिल चुका है, लेकिन इस बार हम लोग अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं कहां से, रूट से। जैसे ही हम लोग रूट से स्टार्ट किए तो हमको पता चला कि रूट तभी पता चलेगा जब आपके पास कंसेप्ट ऑफ द सीड होगा। किसका होगा, सीड। क्योंकि सीड के बाद ही रूट में कन्वर्जन देखने को मिलेगा। तो हम लोग पता करना शुरू किए कि अगर मान लीजिए कि कोई प्लांट है तो ऊपर की तरफ जो बढ़ा और नीचे की तरफ जो आया, नीचे वाले को बोले रेडिकल और ऊपर वाले को प्लूमेल्स। और यही प्लूमेल्स बाद में सूट बनेगा और यही रेडिकल बाद में रूट बनेगा। यही बात कर रहे थे ना। बोले जो नीचे जो बढ़ रहा है यही बनेगा क्या, रूट। यानी रेडिकल का कन्वर्जन किस में हो जाएगा, रूट में। तो हम पता करना चाह रहे थे कि आखिरकार सीड कितने तरह का होता है। तो हमको पता चला कि एक मोनो होता है और एक डाई, मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन। फिर हम और पता करना शुरू किए कि डाइकोटिलेडन में कुछ फैमिली था और मोनोकोटिलेडन में भी कुछ फैमिली था। तो हम लोग दोनों फैमिली के बारे में डिटेल निकालना शुरू किए, मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन का। जब ये दोनों का कंपेरिजन शुरू किए तो हम लोग के पास एक सिस्टम आया जिसके थ्रू हम लोग पता करना शुरू किए थे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। ये दोनों के थ्रू हम लोग सीड में आए और सीड के थ्रू हम लोग किस में गए, मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन। और जब मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन में गए तो हम लोग के पास फैमिली आया मालवेसी, क्रूसीफेरी, कुकुरबिटेसी, पामी, पोएसी, ग्रैमनी, सब देख चुके थे। और सबका आइडेंटिफिकेशन भी हम लोग देख चुके हैं। यानी काम हम लोग का रूट का कंप्लीट हो चुका है। और जब हम लोग रूट पर काम करना शुरू किए तो पता चला कि एक फाइब्रस रूट होता है। कैसा रूट होता है, फाइब्रस। और एक रूट होता है जो जिसका ऐसा रूट होता है टैप। तो टैप रूट का खासियत ये था कि थोड़ा मांसल होगा और अपने में वाटर इंटेक ज्यादा रखेगा। लेकिन फाइब्रस रूट क्या होगा, बहुत पतला होगा। और हाइड्रोफाइट प्लांट देखेंगे तो हम लोग को फाइब्रस रूट ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर कुछ एग्जाम्पल हम लोग के पास था। कुछ ऐसा रूट था जो पैरासाइट था, कुछ ऐसा रूट था जो ब्रायोफाइलम था जिन्हें पत्तों पर डेवलप कर गया था, कुछ ऐसा रूट था जो बटरस था, किसी से लटक लटक के हो रहा था। तो तमाम ऐसे चीजों को हम लोग रूट के थ्रू देख चुके हैं। यानी अब हम लोग को एंट्री मारना है किसमें, स्टेम में। और स्टेम में हमने बताया था कि स्टेम का सबसे आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है कि इसमें पाया जाएगा नोड और इंटरनोड। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण बताए थे हल्दी और आदि, कि दोनों में पाया जाता है नोड और इंटरनोड। दिखने में लगेगा रूट ऐसा, लेकिन है ये क्या, स्टेम। अब लिखिएगा, क्लियर है ना। यही बात तो बोले थे कि पूरा बात 5 मिनट में खत्म हो गया। लिखिएगा, लास्ट लाइन क्या लिखे थे, ना लगा। लिखिएगा लास्ट लाइन क्या लिखे थे, यानी एरियल रूट आर्किड तक लिखाए थे ना। चलिए अब लिखिएगा नेक्स्ट, स्टेम। लिखिएगा प्लांट का वह भाग, स्टेम में लिखिएगा जैसे रूट में लिखे थे उसी तरह स्टेम में लिखिएगा। लिखिएगा प्लांट का वह भाग, प्लांट का वह भाग जो प्ल्यूमल के इलोंगेशन से, प्लांट का वह भाग जो प्ल्यूमल के इलोंगेशन से, प्ल्यूमल, PLUMUL, प्ल्यूमल, प्ल्यूमल के इलोंगेशन से बनता है। कोई बड़ा बात तो नहीं बोले, पहले भी बोल चुके थे बात को, नहीं बोले थे कि जो प्ल्यूमल इलोंगेट होगा तो क्या बनाएगा, स्टेम यानी सूट बनाएगा। और रेडिकल बनाएगा तो रूट बनाएगा। यही था कंफर्म। लिखिएगा प्लांट का वह भाग जो प्ल्यूमल के इलोंगेशन से बनता है। इसका मतलब है ग्रेविटी से दूर, ग्रेविटी से दूर और लाइट की ओर, ग्रेविटी से दूर और लाइट की ओर
जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रूट, एकदम अपोजिट होगा स्टेम, ग्रेविटी से दूर और लाइट की ओर, यानी गुरुत्वाकर्षण से दूर जाएगा और प्रकाश की ओर जाएगा, लाइट की ओर वृद्धि करेगा। लिखिएगा टाइप्स ऑफ स्टेम, टाइप्स ऑफ स्टेम, लिखिएगा टाइप्स ऑफ स्टेम। टाइप्स ऑफ स्टेम, थोड़ा ध्यान देना है, टाइप्स ऑफ स्टेम में क्या अप्रोच बनता है, ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ स्टेम में हमने कहा था कि कुछ ऐसा स्टेम है, कुछ ऐसा तना है जो पूरी तरह से दिखेगा जड़ की तरह, लेकिन है क्या वो स्टेम, तो बोलता है कि जो जड़ की तरह दिखता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं राइजोम। आराम से समझिएगा कैसा बोलते हैं, राइजोम। राइजोम जस्ट रिजेंबल्स विद द रूट, यानी रूट की तरह दिखेगा लेकिन ये रूट नहीं है, और इसी को हम लोग बोलते हैं राइजोम। और राइजोम का कुछ एग्जांपल लिख लीजिएगा। लिखिएगा पहला राइजोम, राइजोम का पहला एग्जांपल में लिखिएगा फर्स्ट में, राइजोम में लिखिएगा, इसको हिंदी में किसी को लिखना होगा लिख लीजिएगा, प्रकंद बोलते हैं इसको। राइजोम को हम लोग बोलते हैं प्रकंद। एग्जाम्पल में लिखिएगा हल्दी, हल्दी, अदरक एवं फर्न, फर्न का पौधा, फर्न पौधा कांटा वाला पौधा होता है, कैक्टस टाइप का। हाँ लिखिएगा, इसमें नीचे लिखिएगा, इसमें नोट्स एवं इंटरनोट्स, इसमें नोट्स एवं इंटरनोट्स, इसमें नोट्स एवं इंटरनोट्स पाए जाते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा कि जो राइजोम होगा उसमें पाया जाएगा क्या, नोड, और क्या पाया जाएगा, इंटरनोड। ये देखिएगा आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर ऑफ द स्टेम है, ये बात को याद रखना है कि जिसमें नोड और इंटरनोड पाया जा रहा है वो क्या है, स्टेम है। और जब अदरक को आप देखिएगा तो अदरक को कुछ लोग बालू के अंदर अंदर करके रखते हैं ताकि ज्यादा दिन तक वो ताजा रह पाए। तो देखिएगा कुछ दिनों के बाद अगर उसका हल्का सा संपर्क हो गया तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि इसमें आंख टाइप का, जिसको हम आंख यूज करते हैं यूज, उसी से उसी नोड और इंटरनोड के, यानी ये नोड है और ये इंटरनोड है, यहीं से एक प्लांट का जर्मिनेशन हो जाएगा। और ये यही काम होता है किसमें, हल्दी में भी, और यही काम किसमें होता है, अदरक में भी, और ये काम किसमें होता है, फर्न में भी। यानी ये सब किसका उदाहरण है, राइजोम का। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अदरक, सबसे पहले तो यही सवाल पूछेगा, अदरक और हल्दी है एक प्रकार का क्या है, स्टेम है, तना है, क्या है, स्टेम है। पूछेगा कैसा स्टेम है, राइजोम है। तो राइजोम मतलब कैसा, इक्विवेलेंट टू द रूट। क्या पूछेगा, क्या इसमें नोट्स और इंटरनोट्स पाए जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर किसका है, तना का, स्टेम का, नोट्स और इंटरनोट्स। नेक्स्ट लिखिएगा नंबर 2, नंबर 2 में लिखिएगा ट्यूबर, नंबर 2 में लिखिएगा ट्यूबर, TUBER, ट्यूबर। जैसे राइजोम है उसी तरह लिखिएगा ट्यूबर। ट्यूबर में लिखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर आलू, किस फैमिली में आता है आलू, सोलेनेसी, बहुत अच्छा, कल बताए थे, इसीलिए इसका नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, किसका, आलू का, सोलेनेसी फैमिली में आता है, पकड़ा जाएगा। आलू, बैगन, मिर्ची सब सब आता था सोलेनेसी में। और देखिए सबके साथ लगा दिया है सोलेनम। जैसे एक और क्वेश्चन आता है कि कभी कभी एक क्वेश्चन पूछता है कि ये आलू है, और आलू में देखिएगा इधर वाला साइड में पूरा ग्रीन कलर का होगा, कंप्लीटली ग्रीन। क्वेश्चन पूछता भी है, पूछता है किसके कारण ग्रीन होता है, सोलेनम का कारण, किसके कारण, सोलेनम। तो सोलेनम से पकड़ा जाएगा, सोलेनम ट्यूबरोसम। देखिए कभी कभी क्या है ना कि अगर उस चैप्टर पर अगर आपका टच है तो आप आंसर निकाल लीजिएगा, जरूरी नहीं कि हम सब कुछ पढ़ लें। देखिए होता क्या है जीएस में, क्या है कि जीएस में आपका सिर्फ टच होना चाहिए चैप्टर्स। अगर कभी ना कभी आपके आगे से गुजरा है क्वेश्चन तो एग्जामिनेशन हॉल के 4 ऑप्शन में आप सॉर्ट आउट कर लीजिएगा। क्यों, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आलू में पूछता हरा और आपको नहीं पता होता किसके कारण हरा या पीला होता है, और ऑप्शन में सोलेनम रहता, तो आपके दिमाग में चलता है सर बोले थे कि आलू जो है फैमिली आता है सोलेनेसी, तो पक्का कुछ ना कुछ होगा इसका। जैसे तीखापन होता है किसके कारण, कैप्सिकम के कारण, और मिर्ची का नाम भी कैप्सिकम है, तो निश्चित तौर पर नहीं, तो इसी के कारण हम लोग उसको सॉर्ट आउट करते हैं।
तो एक बार इसका एक बार अप्रोच था कि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में एक होता था क्विज कॉन्टेस्ट। क्विज कॉन्टेस्ट मतलब बड़ा अच्छा ये कॉन्टेस्ट होता था, कभी आप लोग को भी इसमें शिरकत कराएंगे, क्योंकि कॉन्टेस्ट जब आप दीजिएगा तो आपको लगेगा कि दैट इज द टाइप्स ऑफ द गेम, ये पढ़ाई नहीं है, गेम। लेकिन गेम के बहाने आपका जो है ना जीएस का पैटर्न बहुत अच्छा होगा। वो कॉन्टेस्ट में क्या होता था कि हर साल में एक बार होता था, 14 अगस्त को उसका होता था एलिमिनेशन राउंड। एलिमिनेशन राउंड में क्या होता था कि 30 क्वेश्चन का रिटर्न सवाल पूछा जाता था। एक वहां की बहुत बड़ी संस्था थी दस्तक, जो हाँ दस्तक नाम रखा था उस संस्था का। वहां के जितने भी ऑफिसर से और खासकर कुछ डॉक्टर हैं, एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनको तो अवार्ड भी मिला है, मतलब बिहार की तरफ से बड़ा सम्मान भी मिला है। वो डॉक्टर हैं एस एन झा। एस एन झा ने इसको बहुत अच्छे तरीके से सींचा था एक दस्तक टीम को। अभी वो बच्चों के जो बच्चा रूरल एरिया में है या फिर जो बहुत गरीब बच्चा उसको पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, तो वो दस्तक एक इंट्रोड्यूस किए थे दस्तक सिस्टम को। तो ये जो दस्तक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किए थे, इसमें क्या होता था कि पूरे जिले के बच्चे, पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे आकर के एलिमिनेशन राउंड में फाइट करते थे। क्वेश्चन पूछता था कितना, 30, और 30 में सब सब्जेक्ट से पार्टिसिपेशन होता था, बायो से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, आपका करंट अफेयर्स। तो लगता था चलिए एक जीएस का टेस्ट हो रहा है। और ये आज की बात हम नहीं बता रहे हैं, ये बात हम आपसे बता रहे हैं, ये 99 और 2000 की बात कर रहे हैं, अभी उसको हुए हुए 20-22 साल हो गया। तो निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा 99 और 2000 में ये काम होता था, एक यानी 2004-5 तक बहुत स्पीड में हुआ। तो क्या होता था, वहां बच्चा नौकरी की तैयारी नहीं करता था, वहां एक साल में जो दस्तक होता था, क्योंकि उसमें प्राइज मिलता था बहुत ज्यादा, बहुत सारे स्पॉन्सर आ जाते थे, कोई जूता दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, मतलब एक बार जो फर्स्ट किया तो बहुत सारा सामान लेके घर जाता था, उसको लगता था। और दूसरे दिन पेपर में उसका फोटो भी आता था कि आज जिले में दस्तक में क्विज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर चयनित। होता क्या था कि पूरे जिले के जो कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट थे पूरा फोकस कर देता था इस पर, उसको ये पता नहीं था कि इसको करने के बाद होगा क्या, लेकिन ये जरूर पता था कि अगर क्वालिफाई करते हैं और मंच पर चले जाएंगे तो हजारों भीड़ हमको देखेगा। इसी क्रम में क्या हुआ कि काम तो ये चल रहा था, लेकिन काम का एक कन्वर्जन हो गया। जब इतने लोग का अच्छा जीएस हो गया तो धीरे धीरे क्या हो गया कि वहां के लोग कॉम्पिटिटिव हो गए, और कॉम्पिटिटिव में जो एग्जाम में दे उसी में मारे 80-85, तो इधर तो 30 मार रहा था हर साल और हर चीज को ठीक कर रहा था। उसी क्रम में क्या हुआ कि हम लोग का भी अपना एक ग्रुप था जो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे, और हमको जो है ना, जो फर्स्ट राउंड जब हम उसमें पार्टिसिपेट किए थे एलिमिनेशन राउंड में, तो एलिमिनेशन में ही छट गए थे, क्योंकि ऐसे ही जीएस का कभी पता नहीं था, जाके गए सोचे देंगे, वहां तो सीनियर सब लड़का था, वैसा लड़का था जो कहीं ना कहीं क्वालिफाई है, जो यूपीपीसीएस क्वालिफाई है, जो यूपीएससी का मेंस लिख रहा है, वो सब था, उसके सामने कहां से टिक पाएंगे। गए एलिमिनेशन राउंड में, बाहर आए, बाहर आकर के बोले कि अगला साल एलिमिनेशन में नहीं छटेंगे, जाके ऊपर जाएंगे, जो मंच है वो 4 टीम में हम रहेंगे, सोच के रहे थे। और उसी दिन पूरा एपिसोड भी नहीं देखे, उसके बाद सेमीफाइनल होता था, फाइनल होता था, सीधा घर चले गए, और घर में जाके सोचे कि अब कोई तैयारी नहीं, 1 साल पूरा तैयारी और उसके मंच पर जाके चढ़ना है। दूसरे साल एलिमिनेशन में 30 में किए स्कोर 29, सेमीफाइनल में सबसे लीड लिए 20 नंबर, और फाइनल में फर्स्ट किए। यानी इसका मतलब है कि अगर माइंड में सोच लीजिएगा, कोई माइंड में अगर बात चलना शुरू होगा, लेकिन उस पर काम आपको करना पड़ेगा। उसके बाद स्थिति ये हुई कि लगातार हम 3 साल फर्स्ट किए, किसी को करने ही नहीं दे रहे थे। तो जो डॉक्टर एस एन झा जो थे, जो उसके आयोजक थे, एक दिन हमको देखे, बोले कि तू ही हर साल ले जाएगा। बोले नहीं इस बार लास्ट है, नहीं नहीं लास्ट नहीं, अब ये हो गया लास्ट, इधर आओ। वो पूरे भीड़ में से एलिमिनेशन राउंड से हमको बाहर करके बोला ये पकड़ो माइक, और आज से क्वेश्चन सेट करोगे तुम और क्वेश्चन पूछोगे तुम। उसके बाद लगातार उसमें 4 साल क्वेश्चन बनाते थे हम, और क्वेश्चन पूछते भी थे हम ही। तो निश्चित तौर पर एक्सपर्टाइज आता है। उस क्रम में जिस साल पहली बार एलिमिनेशन राउंड में हम क्वालिफाई किए थे, दूसरे साल दूसरे के साथ मेरा अंतर था 5 नंबर का। अगर 5 कम आता तो हम शायद फाइनल में सेकंड राउंड पर आ जाते। इस 5 को लाने के लिए हमसे सवाल पूछा गया था कि ब्राजील का नाम जो है किस पर पड़ा है। तो हम क्या सोचे थे कि कुछ इसी तरह का कुछ प्लांट होगा, ठीक है। तो हम स्पीड में बोले ब्रेजलेट डिस्कस, उसको सुनाई नहीं पड़ा, जो एंकर पूछ रहा था ना, बोला क्या बोले, बोल दिए, बोला सही जवाब। हमको एकदम पता नहीं था कि 5 नंबर, ठीक है, ये हमको एकदम पता नहीं था कि क्या है नहीं है, क्या किस पे नाम पड़ा है। ऐसे ही डेलिकस लेवल बोल दिए, उसको लगा कि सही बोला और बहुत स्पीड में बोले, तो बोला
दूसरे बोला पूछ रहे थे क्या बोला सर बताइए ना, कहा सही बोला, 5 नंबर दे दिया जाए। और यही 5 नंबर के कारण हम फिर सेकंड पोजीशन में ना के फर्स्ट पोजीशन। बाद में जो सेकंड किया था वो पूछा था ये क्वेश्चन कहाँ पढ़े, बोले पढ़े थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कभी कभी किसी सवाल पर जो है ना, किसी कोई कोई सवाल आपके सबकॉन्शियस माइंड में होगा तो ट्रांसफर आराम से हो जाएगा। तो बायोलॉजी वही है, बायोलॉजी के क्रम में बस इतना दिमाग में बात रखिएगा, जितना टर्म लिखा है जरूरी नहीं कि आपको सब याद रहे, लेकिन जरूरी इस बात का है कि परीक्षा जब आ जाए तो 4 ऑप्शन में आपका अप्रोच एकदम वहां पर चला जाए, बस यही करना है। अब सब थोड़ी रट पाएगा, इतना टेढ़ा टेढ़ा नाम आपको बताए हैं, पॉसिबल नहीं है, और कोशिश भी मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, जब 4 ऑप्शन दिखेगा ना तो जो क्लासरूम का इंटरेक्शन हुआ है, सीधा सी ऑप्शन या सीधा बी ऑप्शन पर आपका निगाह जाएगा, अरे साइटोकाइनिन्स के बारे में बोले थे सर, यही है, मारो इसको तेजी से। समझ रहे बात को? ऐसे ही पढ़ना है और इसी तरह से आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। लिखिएगा नंबर 2 में लिखिएगा ट्यूबर, लिख लिए? ट्यूबर में आलू, एग्जाम्पल में आलू, ट्यूबर में लिखिए आलू। लिखिएगा इसके सतह पर, इसके सतह पर, ट्यूबर में लिखिएगा इसके सतह पर अनेक प्रकार के बर्ड्स पाए जाते हैं। ऐसे लिखिएगा बर्ड्स, इसके सतह पर अनेक प्रकार के बर्ड्स, BUDS बर्ड्स, इसके सतह पर अनेक प्रकार के बर्ड्स, BUDS बर्ड्स, बर्ड्स पाए जाते हैं। बर्ड्स उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं हिंदी में? आंख, वही आंख है जो बर्ड्स है। देखिएगा आलू के ऊपर में होगा, कुछ लोग आलू को लगाने में क्या करते हैं, उसके ऊपर से कट करते हैं और उसी को क्या करते हैं फिर ड्राफ्ट कर देते हैं, उसको ड्राफ्टिंग कहते हैं, फिर वहां से आलू उत्पन्न हो जाता है। या कुछ लोग छोटे आलू का यूज करते हैं या फिर कोई आलू को कट करके यूज करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बर्ड्स। लिखिएगा तीसरा, लिखिएगा बल्ब्स, 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 BULBS बल्ब्स। एग्जाम्पल लिखिएगा प्याज और लहसुन, एग्जाम्पल में लिखिएगा, अरे अनैच्छिक क्रिया है उसमें हंसते क्यों हो? एग्जाम्पल में लिखिएगा प्याज एवं लहसुन। गर्मी ज्यादा है ना जी। एग्जाम्पल में लिखिएगा प्याज एवं लहसुन, बल्ब्स में लिख लिए प्याज एवं लहसुन। अब देखिए मान लीजिए कि ये पोजीशन है और इस पोजीशन से ये कंप्लीट इस तरह का पोजीशन बनेगा, बहुत लोग को अगर प्याज छीलने दीजिएगा छिलते रह जाएगा। इसीलिए 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 कभी हम लोग के यहाँ एक बोला जाता है कि कर क्या रहा था, का प्याज छील रहे थे। यही बात, इसको बात को समझिएगा कि कहने का मतलब कोई भी चीज ना रेंडमली नहीं बोला गया है, कुछ ना कुछ बात होगा। प्याज छील रहे थे इसका मतलब है कि कवर हटाते जा रहे थे, छिलाइयो रहा था, कुछ पतो नहीं चल रहा था, तो हर बार इसका एक कवरेज मिलेगा। तो और इसके कवरेज को हम लोग क्या बोलते हैं? बल्ब। क्या बोलते हैं? बल्ब। यानी सब अपने किसके तरफ जाना चाहता है? सेंटर के तरफ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बल्ब। यानी प्याज और लहसुन भी एक प्रकार का तना है। लिखिएगा इसमें सेंट्रलाइज स्केल लीव्स पाए जाते हैं, इसमें सेंट्रलाइज स्केल्स लीव्स पाए जाते हैं, सेंट्रलाइज स्केल्स लीव्स, इसमें सेंट्रलाइज स्केल्स लीव्स पाए जाते हैं। यानी केंद्र की तरफ जो है ना स्केल लीव्स, पत्तियां टाइप का पाया जाएगा, सेंट्रलाइज स्केल्स लीव पाए जाते हैं। किसमें? प्याज और लहसुन में। हो गया तीनों। अब लिखिएगा, लिखिएगा प्रोसेस रूट टू सूट, प्रोसेस लिखिएगा रूट टू सूट, लिखिएगा प्रोसेस रूट टू सूट। देखिए एक कंसेप्ट को समझिएगा, जैसे अगर आ जाए प्रोसेस रूट टू सूट में, तो यहां पे ध्यान देना है कि ये यहां पर से एक जो कंप्लीटली जो जाएगा, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्लांट का एक हम लोग TS काटेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन में, जैसे ये है ना, ये प्लांट का ये स्टेम है, तो इसको हम लोग ऐसे कट करेंगे, तो ऐसे कट करेंगे तो पूरा चीज डिटेल पता चल जाएगा। तो बोलता है कि ये जो है ना, इसके ये चारों तरफ यहाँ पर जो यहाँ पर वस्कुलर बंडल बनेगा, कौन कौन? जाइलम और फ्लोएम।
तो बताए थे अगर जाइलम बनेगा तो इसके अंदर न्यूक्लियस का नहीं सिस्टम देखेंगे, लेकिन दूसरा तरफ देखेंगे तो इसमें बनेगा न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। और जाइलम जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है? ये दोनों वाटर को इंटेक ऊपर की तरफ ले जाएगा और फ्लोएम नीचे की तरफ करेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर ये रूट है तो ये यहाँ पर कंप्लीट मिट्टी होगा और मिट्टी के साथ ये वाटर फिल्म को बनाएगा और फिर ये सीव ट्यूब के थ्रू क्या करेगा? आगे की ओर बढ़ाएगा, यानी रूट से कहां ले जाएगा? सूट की तरफ। और इस दोनों में मदद कौन परमानेंट टिश्यू करेगा? जाइलम बता चुके थे। तो हमने यह भी कहा था कि जाइलम जो है ना, इसमें एनुअल रिंग बनाता है। एनुअल रिंग जो बनाएगा इसको हम लोग काउंटिंग भी करते हैं, किसके थ्रू? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। यानी इसका मतलब है कि जितना भी वुडन प्लांट है उसमें दो परमानेंट टिश्यू, एक जाइलम और एक फ्लोएम। और ये क्या करेगा? रूट इस वाटर फिल्म को इंटेक करेगा और फिर आगे की ओर प्रोसीड करेगा, यानी ऊपर से नीचे पहुंचाएगा। और यहां पर जो ऊपर में पत्ती अपना भोजन बनाएगी वो फ्लोएम के थ्रू क्या करेगा? रूट तक पहुंचाएगा। यानी एक काम करेगा रूट से सूट और एक करेगा सूट से रूट। आई दोनों में परमानेंट टिश्यू कौन काम करेगा? जाइलम और फ्लोएम। तो इस पर तो हम लोग काम कर चुके हैं। यहां पर सिर्फ इतना जानना है कि ये जो रेडिकल है या जो रूट है ये यहां पर वाटर फिल्म का निर्माण करेगा और मिनरल्स और वाटर को क्या करेगा? आगे प्रोसीड करेगा। थोड़ा सा लिखिएगा प्रोसेस में। पहला प्रोसेस में लिखिएगा डिफ्यूजन। पहला प्रोसेस में डिफ्यूजन। कल शादी में गया था जी, शादी उदी में गया था। हाँ, लिखिएगा। मतलब हाफी इतना टाइट ले रहा है ना, दो तीन बार तो हमको लगा हम चल जाएंगे वहां। अरे यहां ले रहा है जी। मतलब एक दो बार देखे, इग्नोर किए, फिर हम पढ़ाने लगे रूट टू सूट। होता क्या है ना कि जब अभी तो जो भी दोपहर का ऐसा सिस्टम है उसमें हमारे सामने अगर हाफी थापी लीजिएगा तो हमरो बुझाएगा ना। तो दो तीन बार उधर हम देखे, हम नहीं देखे, फिर हम और बताने लगे रूट टू सूट, और बड़ा मुंह करके ले रहा है। समझ गया? कंट्रोल कंट्रोल। थोड़ा जितना बड़ा मुंह खोल रहा था ना, हमको लगा कि हम समा जाएंगे उसमें। लिखिएगा रूट। क्या बजे सोया था? सुबह नहीं किया है? एको मिनट सुबह नहीं किया? जयमाला देख रहा था? नहीं नहीं ठीक है। अरे मतलब रात में 1 मिनट नहीं सोया और उसके उसके बाद भी क्लास अटेंड कर रहा है, ये बहुत बड़ा बात है। ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तुमको कोई ना कोई हम पुरस्कार जरूर देंगे। हैं? अब बाइक चला के गांव से पढ़ने आ गया, मतलब समझ रहे हो? क्या बोले? न, दोनों के लिए डेडिकेटेड है। उधर भी अपना पूरा लुत्फ उठाया, तभी ने पूरा रात सोया नहीं। एक पूरे कार्यक्रम को 1 मिनट मिस नहीं किया। जैसे कोनो कोनो मिस, कोई कोई आदमी को देखोगे शादी में जब जाएगा ना तो खाली गया, उसका टारगेट रहता है भोजन। गया, पूछा जयमाला हो रहा है तो कहा हमरा का मतलब है जयमाला लड़का लड़की का हो रहा है। कहा समधि मिलन हो रहा है, कहा हमरा ओकरा से पैसा मिलेगा, कोई मतलब नहीं। बोला अरे सुनिए ना डांस हो रहा है, तो हम काहे कूदे उसमें? तो करने क्या है? ये कहीं खाने के बाद कहीं 1 मिनट नहीं रुकना है, सीधा घर की तरफ। बहुत लोग डायरेक्शन में रहता है और कुछ लोग जो है ना खाना वाना नहीं, वो सब लुत्फ में रहता है। ठीक है ना? जो बहुत डिस्टेंस से देखिएगा बारात में, बहुत डिस्टेंस से नाचते हुए आएगा। ठीक है? उसमें कुछ जो गंभीर लड़का है, जो गंभीर लड़का वहां पे नहीं नाचेगा। जब लड़की के घर में बारात जब पहुंचने पहुंचने पर रहेगा, मतलब एकदम क्लोज रहेगा, तो देखिएगा उसमें अचानक 180 डिग्री का सिस्टम आ जाएगा, पूरा स्पीड। काहे कि वो छत पर देख लिया है।
छत पर जो व्यवस्था देख लिया है, तो उसका पूरा व्यवस्था क्या हो गया, पूरा एकदम लगा कि अब अपना कंप्लीट परफॉर्मेंस दे दिया जाए। और एक बार नाचेगा, दूसरी तरफ ऊपर देखेगा कि ऊपर से अब तुम समझना है ना ये, उतना खोल के बात करें तो देखिए उसमें कौन आएगा। देखिए हमको तो एक समझना था कि बारात में दो तरह का प्राणी कहां से आ जाता है। एगो देखिएगा उधर से आएगा, नागिन डांस करने लगेगा और तुरंत एगो रुमाल लेकर के करना शुरू कर देगा। हमको लगता है दोनों के बीच में एडजस्टमेंट कब हुआ था। एगो नाचना शुरू किया, आएगो उधर से दौड़ते हुए बजाना शुरू कर दिया, और उसके जैसे वो बीन बजाया वैसे ही लोटना उठना शुरू कर दिया। देखिएगा नया कपड़ा से एकदम बर्बाद हो गया है, और पूरा लगेगा कि कुछ परफॉर्मेंस कर लगेगा, सेंचुरी मार के आया है वो। आएगा उधर से, यही नाच रहे थे, हाँ अरे इनको कोल्ड ड्रिंक्स पानी दो पानी दो, और इनके लिए पंखा जरा मुंह के पास लगा दो। ये सब किया कि नहीं? ये सब हो गया। नागिन वाला तुम ही था, एक नंबर है। तब तो ये पूरा लुत्फ उठा के आया, दोनों सिस्टम को डेवलप कर रहा है। लिखिएगा, लिखिएगा नेक्स्ट, लिखिएगा डिफ्यूजन। लिखिए, लिखिएगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का हिंदी लिखिएगा विसरण। विसरण, डिफ्यूजन को बोलते हैं विसरण। और देखिए इसके इसके एग्जाम्पल में फंसना नहीं है, बस डिफ्यूजन अगर कोई पूछे कि डिफ्यूजन का मतलब क्या, तो बताइएगा कि जैसे इस रूम में अगर हम सेंट के शीशी से स्प्रे करेंगे तो पूरे रूम के लोगों को एसेंस जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे जो बोतल के अंदर जो है लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन ज्यादा या कम? ज्यादा। और वातावरण का कम। तो बोलता है जब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा तो वो चीज क्या करेगा, फैलेगा। और इस यही सबसे अच्छा उदाहरण है किसका, डिफ्यूजन का। लिखिएगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लिखिएगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। लिखिएगा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। कंसंट्रेशन याद रखिएगा, हाई टू लो यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल में लिखिएगा स्प्रे करने पर, या फिर इत्र का शीशी अगर खोलते भी हैं तब भी वो क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। ठीक है, इस किसका उदाहरण है, डिफ्यूजन का। एक्चुअली ये बायोलॉजी नहीं है, केमिस्ट्री है, याद रखिएगा। अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन केमिस्ट्री है। पहला हो गया डिफ्यूजन, दूसरा लिखिएगा ऑस्मोसिस, नंबर 2 लिखिएगा ऑस्मोसिस, नंबर 2 में लिखिएगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में लिखिएगा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। लिखिएगा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। और ये इसका उदाहरण कौन है, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा तो किधर से किधर जाएगा, लो टू हाई। अब बताइएगा कि मान लिया ये एक बर्तन है और इसमें एक चना रखे हैं और वाटर रखेंगे, तो पानी फूलेगा कि चना? चना फूलेगा कि पानी फूल जाएगा? याद रखिएगा। बताइए वाटर कैसा कंसंट्रेशन, लो, और चना का कंसंट्रेशन हाई। तो ये लो कंसंट्रेशन से किधर गया, हाई, यानी पानी किसके अंदर घुस गया, चना के अंदर, यानी फूल गया कौन, चना। दूसरा है कि हम किशमिश किशमिश को डाल दिए तो किशमिश फूल जाएगा, यानी इसका मतलब किशमिश के अंदर कौन चला गया, पानी। तो यहां पर जब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन हो रहा है तो ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा। लेकिन कहा जाता है इन बिटवीन एक होता है, इसमें पाया जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या पाया जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। याद रखिएगा, ये जरूर लिख लीजिएगा। लिखिएगा इन बिटवीन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली, इन बिटवीन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली,
लिख लिए, इन बिटवीन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब देखिए इसमें क्या है, ये क्वेश्चन पर एक हम लोग अप्रोच और डेवलप कर सकते हैं। हम लोग जब खरीदने जाते हैं वाटर प्यूरिफायर, ध्यान से देखिएगा, हम लोग को सजेस्ट करता है कि सर यूबी ले लीजिए, फिर बोलता है यूएफ ले लीजिए सर, ठीक है, फिर एक चीज बोलता होगा सर यूबी ले लीजिए, यूएफ ले लीजिए, और साथ ही साथ ले लीजिए आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। समझिएगा इस बात को, बड़ा अच्छा कंसेप्ट खुलेगा पूरा। तो एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, लेकिन ये सब आपको समझाएगा। और फिर बोलेगा सर जानते हैं अभी आपके पानी का टीडीएस बहुत ज्यादा है, एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन, टीडीएस ज्यादा है, टीडीएस को मेंटेन कीजिए नहीं तो सर दिक्कत हो जाएगा। फिर बोलेगा सर नहीं, हम अलग से क्या करते हैं कि अपने प्यूरीफायर में मिनरल्स को अलग से ऐड करते हैं, ताकि जो मिनरल्स कम हो जाएगा वो आपको मिल जाएगा। हम लोग को इस बात पूरा समझाता है और हम लोग पूरा समझने का कोशिश भी करते हैं, क्योंकि हमारे लाइफ का वाटर जो है एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो हम लोग को जानना चाहिए कि वाटर का इंटेकिंग में हम लोग को क्या क्या चीज चाहिए। अब जैसे हम लोग को बोलता है कि सर यूवी है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट का काम क्या है कि बैक्टीरिया को नष्ट कर देना। जैसे मान लिया कि वाटर अगर यहां से जा रहा है ऊपर की तरफ, तो सबसे पहले रिवर्स जब वाटर जाएगा तो बैक्टीरिया चढ़ नहीं पाएगा इस पर। वाटर ध्यान दीजिएगा, जैसे डॉक्टर जब देखते होंगे कि डॉक्टर ऑपरेट करने जाता है तो हाथ को वॉश करता है, और वॉश करने के बाद इस तरह से एंट्री करता है, ऐसा थोड़ी प्रणाम करते हुए जा रहा है, ये इस तरह से करते जाएगा या फिर ऐसे करके जाएगा। अगर इसको ऐसे कर लेगा तो हो सकता है यहां तक धोया हो और पानी का व्यवस्था यहां तक गया, तो यहां से बैक्टीरिया आकर के फिर उसके हाथ में आ सकता है। इसलिए वो चाहता है कि जब कंप्लीट वॉश हो गया है तो कंप्लीट हम लोग को ऐसे रखना है, और ऐसे ही जाकर के फिर अपने काम को करता है, या फिर ग्लव्स व्लव्स लगा लिया। तो समझिएगा कि बोलता है कि बैक्टीरिया जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में चढ़ने का इसका टेंडेंसी थोड़ा कम होता है, लेकिन ऊपर से अगर वाटर नीचे की तरफ गिर रहा है तो इसमें बैक्टीरिया आने का चांसेस बनता है। अब यूवी का काम क्या है कि एक रेज आएगा, और रेज क्या करेगा, जो यहाँ पर बैठा हुआ बैक्टीरिया उसको क्या करेगा, मार देगा, नष्ट कर देगा। तो कभी कभी हम लोग कोई प्यूरीफायर खरीदते हैं तो उसमें कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ हम लोग यूवी लेते हैं। यूवी का मतलब अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट का मतलब है कि जो चुपचाप से जाकर के क्या करेगा, बैक्टीरिया को मार देगा। एक बात हुआ। दूसरा एक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यानी जो पानी है उसको फिल्टर्ड और करेगा। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब और फिल्टर करने का काम करेगा। और एक आरओ है जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स। रिवर्स का मतलब उल्टा। ऑस्मोसिस मतलब एक मेम्ब्रेन के थ्रू उस पानी को गुजारना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बताए ना। तो आरओ का मतलब रिवर्स कर रहा है। रिवर्स कैसा कर रहा है, ऑस्मोसिस कर रहा है। यानी यहां पर एक मेम्ब्रेन लगा हुआ है, मेम्ब्रेन कहां लगा हुआ है, यहां पे, और पानी यहां से गया तो पानी कैसा जा रहा है, रिवर्स जा रहा है। और यहाँ पानी कैसा है, लो कंसंट्रेशन, और ये जो मेम्ब्रेन है इसका कंसंट्रेशन क्या है, हाई। तो लो टू क्या कर रहा है, हाई, और यहां से छन करके फिर नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या करेगा, इस वाटर को फिर रिवर्स ऑस्मोसिस कर देगा, यानी छान करके बाहर करेगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में दिक्कत क्या है कि कभी कभी क्या होगा कि जो मटेरियल है पानी का, मिनरल्स है, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए बोलता है कि आरओ का पानी नहीं पीजिए। WHO भी उसको प्रूव कर दिया है कि आप ज्यादा आरओ का पानी मत पीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्योंकि हमको मिनरल्स मिलेगा नहीं, और पानी के थ्रू हम लोग को कुछ मिनरल्स मिलता है, और अगर मिनरल्स की कमी हो जाएगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, बॉडी में प्रॉब्लम होना। देखिएगा किसी को ज्वाइंट पेन शुरू हो जाता है, ज्यादा आरओ का पानी पीजिएगा ज्वाइंट पेन होगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने टीडीएस को 100 से नीचे कर देते हैं, ताकि कि पानी उसको अच्छा पीने में नहीं लगता है। तो बोलता है 70-80 कर दीजिए, पानी अच्छा लगेगा। याद रखिएगा, अगर टोटल डाइल्यूट सॉल्वेंट एकदम कम कर दिया जाए तो बॉडी में बहुत चीजों का लकनेस हो सकता है। और बोला जाता है, WHO ने प्रूव किया था कि जिस किसी ने अपने टीडीएस का ग्राफ को डाउन कर लिया, जाहिर सी बात है एक समय आएगा जब उसको समझिए कि धीरे धीरे उसको मौत उसके अंदर जा रहा है। यानी मौत का जो क्रम है, जो क्रोनिकल जो ऑर्डर है, वो धीरे धीरे उसके अंदर जा रहा है। यानी कभी भी टीडीएस को बहुत लो नहीं करना चाहिए। टीडीएस को 100 के आसपास, 120-130 रहना चाहिए। अब टीडीएस 400 है, 450 है, 350 है, तब तो वहां टीडीएस कम करना ही है। लेकिन 100 के आसपास टीडीएस ठीक है, और पानी अच्छा पीने के लिए टीडीएस को एकदम कम करने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, यहाँ जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन काम करता है, एक्चुअली आपके हिंदुस्तान में आरओ इसलिए महंगा बिकता है क्योंकि यही मेम्ब्रेन हम लोग के यहाँ बनता नहीं। ये मेम्ब्रेन हम लोग बाहर से मंगाते हैं। कौन सा, रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन। और ये एक तरह का कैसा काम करता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसको हम अभी यूज किए थे किसके रूप में, ऑस्मोसिस के रूप में। तो इस सब में समझिएगा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट।
ऑस्मोसिस समझ गए? ऑस्मोसिस समझ गए ना? इस नहीं समझे? हाँ, यही जो समझाए नहीं समझा, तो यही तो बात तुमको प्रैक्टिकल में बताए, थ्री इडियट वाला कहानी है कि डेफिनेशन बोलो, बोल दिया आराम से। ये वो चतुर्लिंगम पूरा डेफिनेशन रटा हुआ था, तो डेफिनेशन पे मत जाओ। तुमसे अगर पूछेगा कि ऑस्मोसिस क्या है तो क्या बोलोगे? फिर लेयर नहीं पूछेगा ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है। अगर तुमसे सवाल पूछा कि ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यही प्रोसेस है। और बीच में कौन रहेगा? सही में, बस इतने बात याद रखना है। इतना तो आपको समझाने के लिए बताए थे कि दैट इज द प्रैक्टिकल अप्रोच। देखिएगा, इम्बिशन, इस प्रोसेस को जानना एकदम जरूरी है। इम्बिशन, IMBITION, इम्बिशन। लिखिएगा, जब कोई ठोस पदार्थ लिखिएगा, जब कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव को, किसी लिक्विड को, जब कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव को, किसी लिक्विड को एब्जॉर्ब कर, जब कोई ठोस पदार्थ किसी लिक्विड को एब्जॉर्ब कर फूल जाती हो, उस प्रोसेस को इम्बिशन कहा जाता है। फूल जाती है मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है। देखिएगा, जब कोई ठोस पदार्थ किसी लिक्विड को एब्जॉर्ब करके वो फूल जाएगी, बड़ा हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? इम्बिशन। इसके बाद लिखिएगा, एग्जाम्पल बताइए कोई। हाँ, किसमें ठोस पदार्थ है, लिक्विड को एब्जॉर्ब किया अपने आप फूल गया, बादाम भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, लिखिएगा, एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट, नहीं, दोनों में बस अंतर यही है, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, आइगोम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है, सीधा सीधी घुस जाएगा पानी। हाँ, लिखिएगा, एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट। हाँ हाँ, ले लो एग्जाम्पल ऑफ द लिखो ना, एब्जॉर्प्शन, अब्सोर्प्शन, एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट, एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट, पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण किसका? प्लांट में। लिखिएगा, प्रोसेस, एरो देके लिखिएगा, ट्रांसपिरेशन, एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट, और प्रोसेस में एक लिखिएगा, एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट में लिखिएगा, प्रोसेस में ट्रांसपिरेशन, ट्रांसमिशन नहीं, ट्रांसपिरेशन, फिजिक्स नहीं है। एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट में ट्रांसपिरेशन, और ब्रैकेट में लिखिएगा फेनोंग स्पोटोमीटर, फेनोंग स्पोटोमीटर। फेनोंग स्पोटोमीटर, देखिए क्या होता है, जैसे प्लांट है और ये प्लांट का सब ब्रांच है, और इस ब्रांच में लगा हुआ है पत्ती, तो पत्ती अपना भोजन बनाएगी ना, तो जब पत्ती अपना भोजन बनाएगी इस ब्रांच के थ्रू, किसको मिलेगा? मेन स्टेम को। और फिर ये कहाँ तक जाएगा? रूट तक, और रूट इंटेक करेगा, वाटर कहाँ तक ले जाएगा? सूट तक। और दोनों में कौन मदद कर रहा था? जाइलम और फ्लेम। तो ये दोनों प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन बोल सकते हैं ना। तो पत्ती जब अपना भोजन बनाएगी, तो जो वाटर इंटेक करी है, यानी कि यहाँ से जब नीचे से वाटर ले जाएगा, तो ये पत्ती ट्रांसपिरेट करके कहाँ छोड़ेगा? वायुमंडल में। तो वायुमंडल में जब छोड़ेगा तो किसका निर्माण करेगा? क्लाउड का। नहीं करेगा, बादल का निर्माण करेगा। और जब ये बादल जाके टकराएगा किसी चीज से तो क्या करेगा? बारिश कराएगा। इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में क्या होता है कि ये ज्यादा ज्यादा वाटर इंटेक करके ये पत्ती क्या करेगा? बाहर की तरफ छोड़ेगा,
और ये काम करेगा एक पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोमीटर, एक यंत्र से करता है जिससे हम लोग नाप सकते हैं। यंत्र का नाम क्या है? फोटोमीटर, और उसका पूरा नाम है फेनोंस फोटोमीटर। लिखिएगा थोड़ा, लिखिएगा फेनोंस फोटोमीटर। फेनोंस फोटोमीटर के द्वारा, फेनोंस फोटोमीटर के द्वारा ट्रांसपिरेशन के रेट को, फेनोंस फोटोमीटर के द्वारा, थोड़ा कम करो तो, फेनोंस फोटोमीटर के द्वारा फेनोंस फोटोमीटर के द्वारा क्या कहता है? ट्रांसपिरेशन को के रेट को मेजर किया जाता है। ठीक है, लिखिएगा लीफ ट्रांसपिरेशन। फेनोंस फोटोमीटर के द्वारा लिखिएगा, छोड़ दो इसका आवाज। छोड़, आवाज नहीं जाएगा, नॉर्मल आवाज छोड़ दो ना, कम कर दो, नॉर्मल आवाज कम कर दो, एकदम कम। चलिए लिखिएगा लीफ ट्रांसपिरेशन, लिखिएगा नॉर्मल आवाज। लीफ ट्रांसपिरेशन लिखिएगा स्टोमाटा के द्वारा, स्टोमाटा। क्वेश्चन आता भी है कि स्टोमाटा किसमें पाया जाता है? पत्तियों में, पत्तियों में। लीफ ट्रांसपिरेशन लिखिएगा स्टोमाटा के द्वारा। लिखिएगा यह लगभग 80 से 90% ट्रांसपिरेशन का काम करता है। यह लगभग 80 से 90% ट्रांसपिरेशन का काम करता है। यह लगभग 80 से 90% ट्रांसपिरेशन का काम करता है। कौन? प्लीज याद रखिएगा, यानी अगर जितना ट्रांसपिरेशन हो रहा है ना, उसका 80 to 90% कौन करेगा? लीफ। इसके अलावा जो ना, इसके बाहर में जो स्किन लगा हुआ है जिसको लोग बोलते हैं क्यूटिकल, क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। यह भी ट्रांसपिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लिखिएगा इसके अलावे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, इसके अलावा क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन जो वृक्षों के छालों के द्वारा किया जाता है। वृक्ष का छाल, वृक्ष का छाल जो है क्यूटिकुलर, जैसे पत्ता तो किया ही ट्रांसपिरेशन, लेकिन जो वृक्ष का छाल है वो भी ट्रांसपिरेशन का काम करेगा, यानी दोनों ट्रांसपिरेशन करेगा। लेकिन 80 से 90% कौन करेगा? पत्ती ही करेगा। और मात्र जो है कितना करेगा? 10%, 8 से 10% करता है कौन? उसका क्यूटिकुलर। क्यूटिकल मतलब जो इसके उस पर स्किन लगा हुआ है। नेक्स्ट लिखिएगा, एक और लिखिएगा गटेशन। गटेशन बहुत फेमस है। गटेशन के बारे में थोड़ा सा पहले बिहेव समझिएगा। हम लोग कभी कभी सुबह सुबह जब जाते हैं पेड़ के पास तो देखते हैं पेड़ के जो कॉर्नर पर एक बूंद लटका हुआ रहता है। नहीं, जैसे पत्ता देखिएगा ना, उसके एकदम एकदम कॉर्नर पर एक बूंद गिरेगा भी नहीं, एकदम अटका हुआ रहेगा। कुछ और नहीं बल्कि दैट इज द गटेशन है। क्या बोलते हैं इसको? गटे। हिंदी में इसको बोलते हैं बिंदु स्राव। लिख लीजिएगा, लिखिएगा जनरली या रात में होता है, जनरली या रात में होता है। जनरली या रात में होता है और पत्तियों के किनारे बूंद बूंद करके यह निकलता है, बूंद के रूप में निकलता है। पत्तियों के किनारे यह बूंद के रूप में निकलता है। और लास्ट में लिखिएगा वाटर के साथ, वाटर के साथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक
वाटर के साथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल को निकालता है। वाटर के साथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल को निकालता है। वाटर के साथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल को निकालता है। ठीक है, कौन निकालेगा? गटेशन। देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे समझ सुनिएगा। जैसे पूछेगा कि ऑस्मोसिस प्रोसेस करेंगे तो बीच में कौन काम करेगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अगर किसी चीज का डिफ्यूजन हो रहा है इसका मतलब किधर से किधर? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फिर पूछेगा इम्बिशन के केस में क्या होगा? खाली सेमी परमेबल अब्सेंस होगा और सीधा सीधी सॉलिड में चला जाएगा लिक्विड, वो हो जाएगा इम्बिशन। फिर पूछेगा गटेशन में क्या होगा? ये पत्तों के किनारे में आके एक बूंद लग जाएगा जो रात में जनरली होता है। पूछेगा सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन कौन करेगा? पत्ता, लीफ करेगा। सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन कौन करेगा? पत्ता। इस ट्रांसपिरेशन को मेजर किससे करेंगे? फेनोक्सफोटोमीटर। किससे करेंगे? फेनोक्सफोटोमीटर। तो बताइएगा कि अगर रूट से शूट की तरफ जा रहा है तो कौन ले जा रहा होगा? और शूट से रूट की तरफ फ्लोएम। ये कैसा टिश्यू है? परमानेंट। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ट्यूब की तरह काम करेगा। तो ट्यूब का मतलब सिप ट्यूब बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं इसको कैसा बंडल? वेस्कुलर बंडल। तो ये टोटल काम होता है हम लोग के प्रोसेस में रूट टू शूट। अब जब ये काम होगा तो पौधा कंप्लीट हो गया, तो अब पौधा धीरे धीरे फूल देगा ना, फूल के बाद फल बनाएगा ना। तो हम इसके प्रोसेस में काम करेंगे कि जब रूट से हो गया, पत्ती का सिस्टम हो गया, मतलब हम लोग शूट को देख रहे हैं, अब थोड़ा पत्ती पर काम कर लेंगे, उसके बाद ये बनाएगा क्या? फ्लावर। और फ्लावर के बाद कन्वर्जन किस में होगा? फ्रूट्स में। और फ्रूट्स के बाद सीड में। ऑलरेडी हम लोग सीड से काम शुरू कर चुके हैं, ऑलरेडी सीड से ही शुरू किए हैं काम। तो हम लोग को कहां तक पहुंचना है? फ्रूट तक। फ्रूट तक, सीड तक से काम शुरू कर ही दिए हैं। तो हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को करना किस पर? फ्लावर पर। और किस पर? फ्रूट पर। फ्लावर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा, फ्लावर के अध्ययन को बोलते हैं एंथोलॉजी, और फ्रूट के पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, ये दोनों क्वेश्चन आता भी है, एंथोलॉजी और पोमोलॉजी। ये दोनों अब हम लोग बात करेंगे फ्लावर और किस पर? फ्रूट्स पर।